हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमारे फॉर्मूला में दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी डिपेंडेंसी हम किसी एक चार्ज पे ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यानी कि कोई भी चार्ज जो है वो चारों तरफ अपना फील्ड रखता है। उसके फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका फील्ड तब भी है। ठीक है, तो जब भी कोई दूसरा चार्ज किसी के फील्ड में आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है दोस्तों, और यही फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे, हमारे 3 टॉपिक करने की कोशिश करेंगे: इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया हम आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बहुत जल्दी से। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर परिकल्पना है, वो दिखता नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, अभी हम इस मास को नीचे फेंक रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये क्यों जा रहा है? ये जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, लेकिन वो फील्ड हमें कहीं भी दिखता नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम इसको पेज पे या फिर हम चाहते हैं कि हम इसका एग्जिस्टेंस दिखाएं तो हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो कोई भी चार्ज है, लेट सपोज Q चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमको निकलती हुई बतानी है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहाँ से, इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको शो करना है। ठीक है, तो इसकी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमको पता होनी चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। ये बताती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है किसी चार्ज का। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ध्यान में ना रखें, बजाय कि हमेशा ऐसे ध्यान रखें कि पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। ठीक है, क्योंकि कई बार आपको पास में सिंगल चार्ज होगा और वो उसका जो कपल होगा जो वो आपका इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो आप देख नहीं पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका नेगेटिव चार्ज मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, कहीं भी नहीं है तो इन्फिनिटी पर है, तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ से हम भेजेंगे, केवल दूर भेजेंगे, अब वो अपने आप इन्फिनिटी तक जाएगी। और किसी भी चार्ज का जो फील्ड होता है दोस्तों वो बहुत इन्फिनिटी तक ही फैला हुआ होता है। वो बात अलग है कि क्योंकि फील्ड जो है वो आपका KQ/R² है, तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फील्ड घटता जाएगा, और थोड़ी देर बाद आपका फील्ड जो है E जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका R के साथ घटता जाएगा, और जैसे जैसे
इन्फिनिटी पे आएगा, वैसे वैसे फील्ड जो है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से दूर होती है और नेगेटिव की हमेशा तरफ होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी इसको हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो हमें यहाँ पे केवल एक टेंजेंट खींचना है और ये टेंजेंट हमें बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows the direction of electric field। और ये पता कैसे चलेगा? You have to draw a tangent at any point where you want to have the direction of electric field। जहां भी आपको डायरेक्शन चाहिए वहां टेंजेंट खींच दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। एक पॉइंट है कि बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, रीजन के साथ पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इवन कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इन्होंने एक दूसरे को काट दिया। तो अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन तो हमें ये मिल रही है और दूसरी डायरेक्शन हमें ये मिल रही है। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, एक ही फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई द रीजन इज बिकॉज एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट हैव, could not have the two direction। That's why the electric field lines never intersect each other। Okay, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, इसको एक बार आप लिख लीजिए क्योंकि आपका पूछा जा सकता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो आज हम कराने जा रहे हैं, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ परमिटिविटी। परमिटिविटी दोस्तों क्या है? हमने आपको बताया था कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो डिपेंड करता है उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। ओके, इस तरीके से डिपेंड करता है। यहाँ के जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो के को हम रिप्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ जो एप्सिलॉन है वो आपका है परमिटिविटी और ये शो करता है मीडियम की प्रॉपर्टी। ये शो करेगा आपका प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम प्रॉपर्टी, यानी कि मीडियम किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस फोर्स के लिए।
एप्सिलॉन नॉट का मतलब है फ्री, यहाँ पर फ्री है, कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है, वैक्यूम है, ठीक है, फ्री स्पेस है, कोई भी आपका मीडियम नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है, यहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो मीडियम की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। और मीडियम यहाँ पर हमारे पास में अभी तो एयर है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि चार्ज हमेशा एयर में ही आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि चार्ज पानी में रखा हो सकता है चार्ज जो है वो किसी ऑयल में रखा हो, या फिर हो सकता है कि चार्ज जो है वो किसी ग्लास या मटेरियल में रखा हो। तो उस मीडियम के कारण चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को इंसर्ट कराने के लिए हमने स्टार्ट किया है कि हम एप्सिलॉन या परमिटिविटी के बारे में स्टडी करें। तो परमिटिविटी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों दिक्कत ये है कि इतने सारे मटेरियल में हम स्टडी नहीं कर सकते कि किसकी परमिटिविटी कितनी है, किसकी 1 है, किसकी 2 है। और परमिटिविटी भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कई बार पॉइंट्स में होती है। तो इसको अगर हम जैसे इसको एप्सिलॉन की वैल्यू हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बताएं तो 8.85 इंटू 10 की पावर -11 होती है। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हम अगर याद रखने लग गए कि एयर की इतनी है, ठीक है, उसके बाद याद कर लीजिए कि पानी की इतनी है, ग्लास की इतनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे, फिर आपको वापस लेके चलता हूँ मैं सब्जी की दुकान पे, कि सब्जी की दुकान वाला कई बार क्या करता है कि हम पूछते हैं कि ये वाला सब्जी क्या भाव है, तो आपको वो एक सब्जी का दाम बता देता है और फिर कहता है ये इसका 2 गुना है, ये उसका 3 गुना है, ये उसका 4 गुना है। तो उसको बाकी सारी सब्जियों के जो है रेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी एक का याद कर लीजिए और बाकी को उसके गुणज में या फिर उसके मल्टीपल में याद कर लीजिए। तो ऐसा ही हमने कर रखा है और इसीलिए खोज हुई है रिलेटिव परमिटिविटी की, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसी भी मीडियम के लिए हमको सजेस्ट करती है। तो ER जो है वो है आपका किसी मीडियम की परमिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू द एयर, ठीक है। एयर के रेस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा परमिटिव है, कितना ज़्यादा उसकी परमिटिविटी है, इसको अगर हम याद कर लें, वही बात हो गई कि इसके एयर के रेस्पेक्ट में ये 2 गुना है, एयर के रेस्पेक्ट में ये 3 गुना परमिटिव है, एयर के रेस्पेक्ट में ये 4 गुना है। तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम याद कर देते हैं तो ये हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। तो रिलेटिव परमिटिविटी, अब हम मीडियम की याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो वो उसके लिए ER की वैल्यू कितनी हो गई? 2, ठीक है, किसी मीडियम के लिए। तो उसके लिए EM की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, एयर के लिए हमें पता होती है, तो उसका 2 गुना हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है किसी भी क्वांटिटी की रिलेटिव स्टडी करना, ओके। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है आपका कि जब एयर में मीडियम में था तो फोर्स की वैल्यू F थी, ठीक है, और जब किसी मीडियम में चला गया वो चार्ज का कॉम्बिनेशन तो F/4 हो गई। तो बताइए कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, ठीक है। तो जब एयर में था कोई चार्ज कॉम्बिनेशन Q1 और Q2 जिनके बीच की डिस्टेंस R है, वो जब एयर में था, ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² जब एयर में था, और जब ये चला गया किसी मीडियम में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M हो गई, और ये Q1 Q2 अपॉन R², ये कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये ऐसा ही रहा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे EM की जगह क्या पुट कर सकते हैं, F/4 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये M के लिए क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन
एप्सिलॉन आर। ओके, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, एफ है। ठीक है, तो F/4 इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ से एफ कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब जो मीडियम था वो अर्थ के मुकाबले 4 गुना परमिटिविटी होल्ड कर रहा है। ओके, तो ये आपका हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इसको एक बार नोट कर लीजिए, या आपको केवल ये काम आएगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर या फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो यहां से हम इसको रब कर रहे हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है डेफिनेटली उससे आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये आपका काम आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, फिर ये काम आएगा आपका वे ऑप्टिक्स में। तो ध्यान से पढ़ना इसको आप, फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहले इसका हम आपको व्यवहारिक ज्ञान देंगे, और फिर जैसा कि हमने अपनी टैगलाइन में बोलते हैं कि फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक, तो उसी तरीके से हम आपको इसको समझाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सबसे पहली बात, इसकी स्टडी अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया था कि चारों, किसी चार्ज के चारों तरफ उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, उसका जो इफेक्ट है, जिसमें कि जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि जैसे कॉलोनी में कोई बड़ा आदमी या विधायक महोदय रह रहे हैं, और जब भी उस कॉलोनी में कोई आदमी आएगा, कोई रहने आएगा, कोई अपना मकान बनाएगा, तो उसको विधायक महोदय का प्रभाव झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो, दोनों ही तरीके के प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जब किसी दूसरे चार्ज या कोई भी नया चार्ज आता है तो उसको उसका फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अब दोस्तों बात यह है कि लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी चार्ज के लिए हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ फैली हुई है। लेकिन क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे काम की है? नहीं, हमारे काम की केवल वो लाइन है जो हमारे इंटरेस्ट एरिया से पास हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसका व्यवहारिक या व्यवहारिक जो ज्ञान है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज मेरे कमरे में ये एक खिड़की है। ठीक है, तो हमारे पास में बाहर बहुत हवा चल रही है। ठीक है, लेकिन क्या पूरी हवा हमारे काम की है? पूरे संसार की हवा हमारे काम की है? नहीं है। हमारे काम की केवल वो हवा है जो कि हमारी खिड़की से होकर अंदर आ रही है। ओके, उसके अलावा जो बाकी सारी हवा है वो मेरे काम की नहीं है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे काम की वही है जो मेरे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट से एंटर कर रही है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए ये हवा जा रही है और ये केवल इतनी सी हवा जो है वो इससे पास हो रही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हवा, यहाँ पर 8 यूनिट हवा जा रही है, लेकिन हमारे पास खिड़की से आने वाली 1 2 3 और 4 यूनिट हवा ही हमारी खिड़की से पास हो रही है।
तो ये 4 जो हवा यूनिट पास हो रही है ये उस हवा का फ्लक्स है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली हवा जो है वो हवा का फ्लक्स होगी। इसी तरीके से नदी जा रही है, नदी पूरी फ्लो हो रही है और पूरी नदी में पानी है। अब आप इसमें एक फ्रेम रख देते हैं और इस फ्रेम से नदी का जितना पानी क्रॉस कर रहा है केवल हमारे इंटरेस्ट का पार्ट वही है। जैसे मान लीजिए आपने मटका ही रख दिया, ठीक है, ये आपने मटका रख दिया, बहुत बढ़िया मटका बन गया, ठीक है, ये आपने मटका रख दिया। तो इस मटके के ये जो एरिया है, इस एरिया से जो वाटर जाएगा केवल वही मटके के अंदर आएगा और वही पानी हम पी पाएंगे। तो हमारे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ जो पानी जा रहा है वो हमारे पार्ट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं है। तो जो यूनिट एरिया जिसमें हमको इंटरेस्ट है, तो यूनिट एरिया से पास होने वाला पानी वो पानी का फ्लक्स है। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a specific area, passing through a specific area is called electric flux। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपने देखा है और फिर नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through through a specific area is called electric flux। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे हैं। ओके, और स्पेसिफिक कहें तो परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं। अब देखिए आपको समझ में आएगा, इसमें एक और स्पेसिफिक चीज लगा देते हैं हम, परपेंडिकुलर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, और फाई की वैल्यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, या यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि लेट सपोज कि, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ई ए कॉस थीटा। इसका मतलब या तो ई और एरिया आपका हो गया मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है एरिया के प्लेन के। ध्यान रखना, ये नोट करने वाली बात है कि एरिया की डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एरिया मिलता है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर रहेगी। तो जैसे जैसे एरिया रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे आपकी डायरेक्शन भी रोटेट करती जाएगी। ओके, तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया आपका E और ये हो गया आपका A और ये हो गया इनके बीच में बनने वाला एंगल। तो आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E और A का वो कंपोनेंट जो कि E के साथ है, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होना है। ठीक है, तो E A कॉस ऑफ थीटा ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका। इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो A कॉस थीटा और ये A साइन थीटा। तो A साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो आप देखेंगे तो A साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो प्लेन से पास नहीं हो सकता और A कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही आपका प्लेन से पास होगा। तो E A कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से प्लेन आपने इस तरीके से रख दिया तो प्लेन की डायरेक्शन ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कर लीजिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, तो ये तो हो गया ए और ये हो गया ई कॉस थीटा। ठीक है, तो अगेन ई ए कॉस थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही केस में आपका ये हो जाएगा। और मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा? ठीक है, देखने में वैसे ही खिड़की को कंपेयर कर लीजिए, आपकी खिड़की से मैक्सिमम हवा कब आएगी? जब हवा की डायरेक्शन और खिड़की की डायरेक्शन सेम हो। खिड़की की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? खिड़की के परपेंडिकुलर। ठीक है, खिड़की की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, खिड़की ऐसे है तो खिड़की की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो हवा की डायरेक्शन और खिड़की की डायरेक्शन दोनों एक डायरेक्शन में होगी, तो कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस जो है वो 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम होता है। कॉस का कर्व जो है वो आपका दोस्तों इस तरीके का होता है, 0 डिग्री पर 90, ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 270 और ये हो गया आपका 360। तो 0 डिग्री पर कॉस मैक्सिमम होता है तो फ्लक्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर खिड़की ऐसे है और हवा ऐसे आ रही है तो ये हो गया खिड़की का एरिया और ये हो गया फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया? 90। तो ई ए कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे एक साथ और धीरे धीरे हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप थ्योरी पे अपना कमांड कंप्लीट कर लीजिए और छोटे छोटे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिए और फिर धीरे धीरे हम इनको क्वेश्चंस को भी लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।